किस घटिया इंसान ने यह वीडियो इंटरनेट पर डाला है। रोहन मेहरा ने उसके लिए स्टैंड लेते हुए शिकायत की। जब यह फिल्म के सीन की मांग थी तो मुझे इसमें तुम्हारी कोई बुरी नीयत नहीं दिखती। ऑनलाइन दुनिया के ये नफरती लोग वाकई डरावने हैं। प्रीति, मेरे पास एक मार्केटिंग आईडी है जिससे मैं सस्ते में तुम्हारी तरफ से सफाई दिलवा सकता हूँ। क्या तुम पलटवार करने का कोई प्लान बनाना चाहोगी? रोहन फिल्म यूनिट में तब आया था जब प्रीति हॉस्पिटल में थी। सेट पर फैली अफवाहों की वजह से उसे लगा था कि प्रीति कोई शातिर और चालाक औरत है जो मासूम दिखने का नाटक करती है। लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद उसे वह अच्छी लगने लगी थी। वह साफ बोलने वाली और सुंदर थी, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वह गेम्स बहुत अच्छा खेलती थी। प्रीति ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं रोहन, मेरे पास इन सब कामों के लिए पैसे नहीं हैं। उसे इतना बेफिक्र देखकर जैसे गालियां उसे नहीं बल्कि किसी और को पड़ रही हों, रोहन बोला, तुम काफी शांत दिख रही हो। खैर, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। शुक्रिया। प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि पूरी यूनिट में सिर्फ रोहन ही उसके साथ दोस्ती निभाने में ईमानदार था। आखिर उन दोनों के बीच किसी तरह का मुकाबला नहीं था। अनन्या खन्ना, जो एक सीन शूट करने के बाद आराम कर रही थी, उसने अपना वेबो खोला। वहां एक पोस्ट ट्रेंड कर रही थी, प्रीति शर्मा ने मांगी सार्वजनिक माफी, क्या वह सच्ची है? जैसे ही उसने माफीनामा पढ़ने के लिए क्लिक किया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। कितनी बेशर्म औरत है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनन्या दीदी बुलाने की? तभी उसकी मैनेजर वंदना कपूर का फोन आया। वंदना ने कहा, अनन्या, तुमने प्रीति की माफी देख ली होगी। मेरा सुझाव है कि तुम इसका जवाब दे दो। चूंकि उस घटना में तुम्हें कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए बात को यहीं खत्म करना बेहतर है। अनन्या के होंठ नफरत से सिकुड़े और वह तपाक से बोली, खत्म कर दूं? वंदना दी, वह मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? देखो, उसने तुम्हें छुआ तक नहीं था, है ना? ये सबूत उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं है। हमले की कोशिश तभी कानूनी रूप से मान्य होती है जब पीड़ित को कोई मानसिक सदमा लगा हो या शारीरिक चोट आई हो। उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। मेरी बात सुनो, मुझे अभी पता चला है कि प्रीति शर्मा असल में आर्यन मल्होत्रा के स्टूडियो की नई आर्टिस्ट है। आर्यन भाई के लिए उसे जाने दो। आर्यन रिश्तों और एहसानों की बहुत कद्र करते हैं। मुझे यकीन है कि वह हमारी इस दरियादिली को याद रखेंगे। अनन्या ने फोन को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर वह खामोश रही। वैसे भी ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तुम्हें हर मोड़ पर वही चेहरे दिखेंगे। प्रीति जैसी बिना दिमाग वाली लड़की से निपटना उन लड़कियों के मुकाबले आसान है जो सगी बहनें बनकर पीठ में छुरा घोंपती हैं। मेरी सलाह मानो और इस बार उसे जाने दो। अनन्या मान गई और फोन रख दिया। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उसे समझ आता था कि पहले उसे क्यों समझौता करना पड़ता था, पर अब जब वह फिल्म की मेन लीड है, तब भी उसे यही सब करना होगा। ये सब इसलिए था क्योंकि आर्यन मल्होत्रा से पंगा लेने की उसकी हैसियत नहीं थी। वह मल्होत्रा खानदान के लाडले थे और ऐसे सुपरस्टार जिनका पूरी इंडस्ट्री सम्मान करती थी। हर कोई उनके करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता था। लगता है अब उसे समीर ग्रोवर को हासिल करने की कोशिशें तेज करनी होंगी। समीर ग्रोवर खानदान का वारिस था। जिस दिन रुद्र प्रताप सिंह की मौत होगी, समीर ही पूरे खानदान और कारोबार का मुखिया बनेगा। जिस दिन वह मिसेज ग्रोवर बन जाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसे आदेश दे या समझौता करने पर मजबूर करे। रुद्र प्रताप सिंह की सेहत के बारे में किसी को असलियत नहीं पता थी। पुरानी आयुर्वेदिक फैमिली खन्ना खानदान की वारिस होने के नाते अनन्या के दादाजी एक बार उनके इलाज की प्रक्रिया में शामिल हुए थे, इसलिए वह रुद्र की हालत के बारे में सब जानती थी। वह खूंखार और बेरहम आदमी, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी और जो देश की सत्ता के शिखर पर बैठा था, उसका शरीर इतना बीमार था कि वह 2 साल भी नहीं टिकने वाला था। अनन्या की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। उसे एंटरटेनमेंट की दुनिया के टॉप पर पहुंचना था। उसे देश के सबसे अमीर ग्रोवर खानदान की बहू बनना था। वह अपने ढलते हुए खानदान को दोबारा खड़ा करना चाहती थी ताकि खन्ना परिवार फिर से आयुर्वेद की दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। जो भी उसके रास्ते में आएगा, वह उसे नहीं छोड़ेगी। अनन्या का जवाब देखने के बाद प्रीति को लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। उसने अपनी असिस्टेंट छोटी नीतू को बबल टी लाने भेजा और मुस्कुराते हुए उसे अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। सीनियर अनन्या, इस मामले को साफ करने के लिए शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके लिए ये बबल टी। अनन्या खन्ना प्रीति की इस हरकत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। फिल्म इंडस्ट्री में अपने 3 सालों के दौरान उसने हर तरह के लोग देखे थे, लेकिन ऐसी बेशर्म औरत से उसका पाला पहली बार पड़ा था। मैं मिल्क टी नहीं पीती। अनन्या के दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बाद इतनी हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए उसी के सामने कैसे आ सकता है। ओह, मिल्क टी नहीं, फिर आप क्या लेना चाहेंगी? मैं अपनी असिस्टेंट से कह देती हूँ, वह ले आएगी। प्रीति अपनी असिस्टेंट को बुलाने के लिए पीछे मुड़ी। अनन्या का बर्ताव देखकर प्रीति ने चेहरा ऐसे बनाया जैसे उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई हो। दीदी,
आपको चोट पहुंचाने वाली मैं नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पीना, क्या पता तुम उसमें जहर मिला दो। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और आवाज नीची करके कहा, प्रीति शर्मा, इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अगली बार अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की जुर्रत की तो फिर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। प्रीति ने मासूमियत से अपनी मिल्क टी की स्ट्रॉ को दांतों से दबाया और अफसोस जताते हुए कहा, सीनियर, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं तो अब पूरी तरह बदल चुकी हूँ। सच तो ये था कि अनन्या खन्ना नोवेल की हीरोइन के किरदार पर एकदम खरी उतर रही थी। उसके लहजे में एक तरह का शाही गुरूर था, पर वह छोटी सोच वाली या दिखावा करने वाली बिल्कुल नहीं थी। जब सुपरस्टार आर्यन मल्होत्रा सेट पर पहुंचे, उस वक्त प्रीति और समीर ग्रोवर का एक सीन शूट किया जा रहा था। इस सीन में प्रीति का किरदार माया, जो अब महल में रानी बन चुकी थी, समीर ग्रोवर के किरदार यानी राजा के साथ समय बिता रही थी। राजा का मन माया के पास आने का बिल्कुल नहीं था, पर महारानी वैदेही ने ही उन्हें समझा बुझाकर वहां भेजा था ताकि राजा अपनी बाकी रानियों का भी ख्याल रखें। सेट पर मौजूद हर शख्स की नज़रें अचानक वहां पहुंचे आर्यन मल्होत्रा पर टिक गईं। क्रू के कई सदस्य उनके जबरा फैन थे और एक एक करके उन्हें नमस्ते करने पहुंच गए। आर्यन ने अपने हैंडसम चेहरे पर एक शालीन और जेंटल मुस्कान बिखेरी और सबका अभिवादन स्वीकार किया। एक लड़की जो ऑटोग्राफ के लिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरफ देखकर उन्होंने कहा, मैं पहले डायरेक्टर विनायक से मिल लूं, आप लोगों को ऑटोग्राफ बाद में दे दूंगा। वह लड़की अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सुपरस्टार की रेशमी आवाज सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बस पागलों की तरह सिर हिलाती रही। ओह माय गॉड, कितने सुआवे और हैंडसम हैं। आर्यन मल्होत्रा की स्टारडम को देखकर आज किसी का भी दिल हार जाना लाजमी था। विनायक जोशी ने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि आर्यन उनके पीछे आकर खड़े हो गए हैं। वह पूरी तरह से शूटिंग में डूबे हुए थे और उनकी आंखें मॉनिटर पर जमी थीं। जब प्रीति और समीर एक दूसरे के आमने सामने एक्टिंग करते थे तो उन्हें देखना फिल्म के असली हीरो हीरोइन के दृश्यों से भी ज्यादा रोमांचक होता था। दोनों कलाकार पति पत्नी की तरह मीठी बातें कर रहे थे। रानी माया, जो राजा के साथ शतरंज खेल रही थी, उसने अभी अभी यह खेल सीखा था। राजा के सामने उसकी मुस्कान बहुत ही शालीन थी। वह बहुत ही समझदार और चुलबुली बन रही थी। बातचीत के दौरान राजा के मुंह से अनजाने में निकल गया कि उन्हें महारानी ने ही यहाँ भेजा है। उस पल माया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, पर उसका शरीर हल्का सा अकड़ गया और शतरंज की गोटी पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आंखों में जलन की जो एक हल्की सी झलक दिखी, उसने उस किरदार की बारीकियों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। आर्यन ने सेट पर प्रीति को गौर से देखा, जो जमीन पर उतरी किसी परी जैसी सुंदर लग रही थी। उसने आर्यन के ही गुड लुक्स विरासत में पाए थे। जहां तक एक्टिंग की बात थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसे एक्टिंग ना आए। एक्टिंग का हुनर तो उसके खून में होना ही चाहिए था, वरना आर्यन के टैलेंटेड जीन्स बेकार चले जाते। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकेश पाठक ने गौर किया कि सुपरस्टार आर्यन बहुत ही गहराई से प्रीति को देख रहे थे और उनके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। अंत में आर्यन के चेहरे पर एक गर्व और संतुष्टि वाली मुस्कान दिखी। लोकेश को यह थोड़ा अजीब लगा। पूरी यूनिट में सिर्फ लोकेश और डायरेक्टर विनायक ही जानते थे कि आर्यन ने ही इस लड़की को फिल्म में रखवाया है। आर्यन ने फिल्म में पैसा भी लगाया था और राजगुरु के तौर पर 2 सीन में गेस्ट अपीयरेंस देने का वादा भी किया था, तब जाकर विनायक इस नई लड़की को कास्ट करने पर राजी हुए थे। लोकेश के मन में ख्याल आया, क्या 20 साल से कुंवारे रहे इस सुपरस्टार के दिल में कोई हलचल मची है? क्या उन्हें प्यार हो गया है? जिस तरह से वे उस जवान लड़की को देख रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि वे उसके दीवाने हो चुके हैं। ये सीन पूरे 5 मिनट का था। दोनों कलाकार पूरी तरह अपने किरदारों में डूबे हुए थे। उनके हाव भाव, भावनाएं, शरीर की भाषा और संवाद सब कुछ इतने गहरे प्रभाव के साथ पेश किया गया कि पूरा सीन एक ही टेक में ओके हो गया। इसे तकनीकी रूप से परफेक्ट कहा जा सकता था। कट। विनायक जोशी की खुशी का ठिकाना नहीं था, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। सुपरस्टार आर्यन उनके लिए जैसे आसमान से फरिश्ता बनकर आए थे जिन्होंने इस एक्ट्रेस को उनके सामने पेश किया था। वह असाधारण थी। विनायक इतने खुश थे कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था और वे उत्साह में अपना सिर हिला रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। प्रीति की एक्टिंग को देखते हुए अगर उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो उसे कोई बड़ा अवार्ड मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। विनायक ने अपनी दूरदर्शिता पर खुद को शाबाशी दी कि उन्होंने आर्यन की सिफारिश मान ली थी। उन्हें यकीन हो गया कि भविष्य में ये लड़की एक बड़ी फिल्म स्टार और स्क्रीन गॉडेस बनेगी और तब वे गर्व से कह पाएंगे कि इसकी पहली फिल्म उनकी ही थी। टैलेंट पहचानने की उनकी नज़र वाकई लाजवाब थी। प्रीति वापस अपने असली रूप में आए और मुस्कुरा दी। जब उसने डायरेक्टर के बगल में आर्यन को खड़ा देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उन्हें नमस्ते तक कहे बिना उसने सीधे विनायक से कहा, डायरेक्टर साहब, मैं अपना मेकअप टचअप करने जा रही हूँ। विनायक ने अब जाकर ध्यान दिया कि आर्यन उनके बगल में खड़े हैं। अपनी आंखों और नाक को सिकुड़ते हुए एक बड़ी हंसी के साथ विनायक बोले, आर्यन भाई, आपका सीन तो दोपहर में है।
आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? आर्यन ने जब देखा कि प्रीति उन्हें नज़रअंदाज करके चली गई तो उन्होंने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया, हालांकि चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। मैं जल्दी आ गया ताकि सेट के माहौल को थोड़ा समझ सकूं। ऐसी बेटी होने का क्या खाक फायदा? विनायक और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों सन रह गए। उन्होंने पहले आर्यन को देखा, फिर प्रीति को और फिर एक दूसरे को। क्या इन दोनों के बीच कोई अनबन थी? क्या इनका झगड़ा हुआ था? सेट पर मौजूद सभी कलाकार, चाहे वे मुख्य भूमिका में हों या छोटे मोटे किरदार निभाने वाले, सब आर्यन को नमस्ते करने और उनसे बातें करने के लिए दौड़ पड़े। बस प्रीति ही वहां मौजूद नहीं थी। मेकअप टचअप के बाद प्रीति चेंजिंग रूम में ही रुकी रही और अपने फ़ोन पर इंटरनेट चलाने लगी। उसका सुबह का शूट खत्म हो चुका था और अगले शॉट के लिए उसे दोपहर तक इंतजार करना था। प्रीति, रिया शर्मा एक बार फिर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। उसने एक सीनियर की तरह बड़े प्यार से सलाह दी, तुम भी चलकर उनसे मिल क्यों नहीं लेती? सुपरस्टार आर्यन बहुत ही भले इंसान हैं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। मैं भी उनसे पहली बार आमने सामने मिल रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। जब से आर्यन मल्होत्रा ने अपना खुद का आर्यन फिल्म्स स्टूडियो शुरू किया था और फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया था, उन्होंने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स कम कर दिए थे। वे शुरुआत से ही अपने काम को लेकर बहुत चूजी रहे थे और हर स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आती थी। यही वजह थी कि पिछले 2 सालों में वे बहुत कम फिल्मों में दिखे थे। लेकिन उनकी हर फिल्म कला का एक बेमिसाल नमूना होती थी। फिल्म में सिर्फ उनका नाम होना ही इस बात की गारंटी थी कि फिल्म हिट होगी और उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं फालतू की उम्मीदें नहीं पालती। प्रीति ने मन ही मन कड़वाहट के साथ सोचा, रिया दी, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सुपरस्टार आर्यन तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। फिर भी कम से कम जाकर नमस्ते तो कर लो। तुम्हारे अलावा पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि कहीं उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत धारणा न बन जाए। रिया ने प्रीति के भले के लिए कहा, मैंने अभी उन्हें पहचाना तक नहीं। अब जाऊंगी तो क्या उनके मन में मेरे लिए और भी बुरा ख्याल नहीं आएगा? प्रीति बेखौफ थी। सुपरस्टार तो वैसे भी यही चाहते थे कि वह उनकी नज़रों से ओझल रहे, आंखों से दूर तो दिमाग से दूर। रिया को बहुत चिढ़ हुई। उसे लगा कि प्रीति कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जिसे अपने भले बुरे की पहचान नहीं है। फिर भी दोस्ती बनाए रखने के लिए उसने प्रीति को आर्यन के स्टूडियो के बारे में बताना शुरू किया। बड़ी उम्मीद और जलन भरे लहजे में रिया ने बताया कि अगर सुपरस्टार की नज़र किसी पर पड़ जाए और वे उसे अपने स्टूडियो में साइन कर लें तो उसे रातों रात मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। जब से आर्यन ने अपना स्टूडियो खोला था, पिछले कुछ सालों के लगभग सभी युवा और मशहूर हीरो हीरोइन वहीं से निकले थे। टैलेंट पहचानने की उनकी पारखी नज़र के साथ साथ उनके पास बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। वैसे प्रीति, तुमने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? रिया ने बड़े ही चिंता भरे अंदाज में पूछा। कंपनी का हमारे करियर और भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तुम्हें किसी छोटी कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हारी सिफारिश करूं। प्रीति को रिया से बात करना अब चिड़चिड़ाने लगा था। रिया बहुत दिखावा कर रही थी, उसकी बातों में साफ अहंकार झलक रहा था। वह प्रीति को नीचा समझ रही थी, फिर भी ऐसा नाटक कर रही थी जैसे वह जो कुछ भी कह रही है प्रीति के भले के लिए है। प्रीति ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा और जाने के लिए खड़ी हो गई। रिया दी, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलती हूँ। रिया ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रीति, तुमने बताया नहीं कि तुमने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिया ने मन ही मन सोचा, पक्का कोई छोटी मोटी और बेकार कंपनी होगी जिसके बारे में बताने में इसे शर्मा रही है। मुझे पता था। आर्यन फिल्म्स के साथ, प्रीति ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। जलन की आग उसके अंदर भड़क उठी और उसका चेहरा, जिस पर बड़ी नज़ाकत से मेकअप किया गया था, अब गुस्से और ईर्ष्या से बिगड़ गया। प्रीति को खबर मिली थी कि रुद्र प्रताप सिंह का असिस्टेंट अनमोल बेसमेंट पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा है। उसने ये भी पूछा था कि क्या वह अभी आ सकती है। आर्यन मल्होत्रा ने प्रीति को अपना लंच बॉक्स लेकर जाते हुए देखा। उन्होंने अपनी बाहें सिकुड़ी और नज़रें फेर लीं। इस लड़की का लोगों के साथ तालमेल इतना खराब था कि पूरे सेट पर उसका एक भी दोस्त नहीं था और उसे अपना खाना भी अकेले ही खाना पड़ रहा था। प्रीति रुद्र की लग्जरी वैन में चढ़ी और वहां ऐसे बैठ गई जैसे उसका अपना घर हो। रुद्र जी, क्या मैं कार में खाना खा सकती हूँ? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रुद्र की गहरी और सनकरी आंखों ने दरवाजे पर खड़ी उस लड़की को देखा। उसने अभी तक अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम नहीं उतारा था। उसने लाल रंग का राजपूती लिबास पहना था जिस पर सुनहरे धागों से मोर और फूलों की नक्काशी थी। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। वह दिखने में बहुत प्यारी और भोली लग रही थी। रुद्र उसे मना नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी सहमति में हल्का सा सिर हिला दिया। रुद्र जी, क्या आपने खाना खा लिया? प्रीति ने खाना खुद बनाया था क्योंकि उसे फिल्म यूनिट की तरफ से मिलने वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
रुद्र की नज़रें उस बड़े लंच बॉक्स पर टिकी थीं, जिसमें चावल और 3 तरह की सब्जियां थीं। खाने से भाप निकल रही थी, जिससे साफ था कि इसे अभी अभी गर्म किया गया है। प्रीति मज़े से खाना खा रही थी और उसके चेहरे पर सुकून और संतुष्टि के भाव थे। प्रीति के लंच बॉक्स में रखे खाने को देखकर रुद्र के मन में अचानक उसे चखने की इच्छा जागी। सालों बीत गए थे जब उनकी भूख इस तरह जागी हो। उन्होंने अपना थूक निगला और आंखें बंद कर लीं, लेकिन खाने की खुशबू उनकी नाक के पास मंडराती रही, जिससे उनका मन उसे खाने के लिए मचल उठा। प्रीति ने देखा कि उस आदमी ने अपना थूक निगला है और उसका गला सूख रहा है। उसकी लंबी और सुडौल गर्दन और खासकर उसका एडम्स एप्पल बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। रुद्र जी, क्या आप थोड़ा लेंगे? यह मैंने खुद बनाया है। जब से प्रीति रुद्र प्रताप सिंह से मिली थी, उसने एक फैसला कर लिया था। उसने तय किया था कि वह उनके करीब जाएगी और उन्हें अपना दोस्त बनाएगी। आखिर वह शारीरिक रूप से कमजोर थे और किताब के हिसाब से उनके पास सिर्फ 2 साल थे। प्रीति ने सोचा कि अगर वह उन्हें खुश रख पाए तो शायद उसे उनकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की दौलत का एक कतरा भी उसे इंडस्ट्री में कई सालों तक जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह समीर ग्रोवर के चाचा थे। अगर उसने इस बड़े खिलाड़ी को अपने वश में कर लिया तो वह देखना चाहती थी कि वह समीर उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करता है। सिर्फ इस ख्याल ने ही उसे अंदर से बहुत खुश कर दिया। हाँ, रुद्र ने अपनी आंखें खोली और बड़े ही आलसी अंदाज में जवाब दिया। प्रीति ने खुशामद भरी मुस्कान के साथ लंच बॉक्स उनकी तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने बेशर्मी से अपनी तारीफ शुरू की। मुझे खाली समय में खाना बनाना बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मेरा हाथ पकाने में काफ़ी अच्छा है। जिसने भी मेरा खाना चखा है उसने तारीफ ही की है। रुद्र को आमतौर पर लोगों की फालतू और फिजूल बातें सुनना सख्त नापसंद था और वे जल्दी चिढ़ जाते थे। लेकिन इस बार जब वे प्रीति की बकबक सुन रहे थे तो उन्हें असल में इसमें मजा आ रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे अनमोल की आंखें तो जैसे फटने वाली थीं। अनमोल ने मन ही मन सोचा, रुद्र जी यह क्या कर रहे हैं? क्या वे पागल हो गए हैं? साहब को तो बेकार की बातों से नफरत है, पर यहाँ तो वह जवान लड़की किसी छोटी गौरैया की तरह चहक रही थी और उसका मुंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्र प्रताप सिंह का पेट काफ़ी संवेदनशील था और वे अपने खान पान को लेकर बहुत सतर्क रहते थे, खासकर जब वे घर से बाहर हों। लंच बॉक्स में रखी चीज़ें काफ़ी चटपटी और मसालेदार थीं। उसमें खट्टा मीठा पनीर, भुनी हुई मसालेदार चाप और मिर्च वाले अंडे थे। अगर रुद्र यह सब खाते तो यकीनन उनके स्वास्थ्य के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। हालांकि घर के बने उन पकवानों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अनमोल के मुंह में भी पानी आने लगा था। प्रीति ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उन लकड़ी की तीलियों चॉपस्टिक्स को देखा जिन्हें वह इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने एक टिश्यू पेपर से उन्हें पोंछा और रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। अगर आपको बुरा लगे तो मैं इन्हें पानी से धो देती हूँ। जब अनमोल ने देखा कि रुद्र ने प्रीति के हाथ से वे तीलियां ले ली हैं तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आनन फानन में रुद्र को रोकने की कोशिश की। रुद्र जी! रुद्र ने तुरंत उसे एक तीखी नज़र से घूरा। अनमोल ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। वह फटी आंखों से अपने साहब को देख रहा था, जिनकी साफ सफाई की सनक पागलपन की हद तक मशहूर थी। वही साहब आज उस लड़की की इस्तेमाल की हुई तीलियों से उसका जूठा खाना खा रहे थे। अनमोल को लगा जैसे दुनिया उलट पुलट गई है और अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। आमतौर पर अगर कोई रुद्र साहब की शर्ट का कोना भी छू लेता तो वे उस शर्ट को फेंक देते थे। वे कभी किसी से हाथ तक नहीं मिलाते थे, फिर किसी का जूठा खाना तो बहुत दूर की बात थी। क्या अनमोल पागल हो रहा था या रुद्र साहब का दिमाग ठिकाने नहीं था? कैसा लगा आपको? प्रीति ने बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक किसी सितारे जैसी थी। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने देखा कि वह लड़की अब भी उन्हें ऐसे देख रही है जैसे जब तक वे कोई फीडबैक नहीं देंगे वह पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया है। प्रीति खुशी से झूम उठी और मन ही मन खुद को शाबाशी दी। वाह प्रीति, पहली चाल कामयाब रही। पहले इनके पेट पर कब्जा किया, अब इनके दिल पर कब्जा करूंगी और आखिर में रुद्र प्रताप सिंह की पूरी जायदाद पर। कहानी खत्म। हा, वह जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही उसे खुशी हो रही थी। रुद्र ने बहुत कम खाया, हर डिश से बस 1-2 निवाले लिए और फिर तीलियां और लंच बॉक्स प्रीति को वापस कर दिए। उनकी हर हरकत में एक शालीनता और नजाकत थी जो उनके ऊंचे खानदान की पहचान थी। उन्होंने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। प्रीति ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या आप हमेशा इतना ही कम खाते हैं? मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ। रुद्र को महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत लंबे समय बाद किसी से इतनी ज़्यादा बात की है। उनके साथ होने पर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। ठीक है फिर। प्रीति लंच करते हुए उनसे करीब आधा मीटर दूर बैठ गई। मैं कोशिश करूंगी कि शोर ना हो। आप सो जाए, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। मेरा अगला शॉट दोपहर 2:30 बजे है।
पीछे देखने वाले शीशे रियरव्यू मिरर से अनमोल ने प्रीति को खाना खाते हुए देखा। जैसा कि उसने वादा किया था, वह बहुत धीरे धीरे और छोटे छोटे निवाले ले रही थी। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। खाने की खुशबू के अलावा वहां कोई संकेत नहीं था कि कोई खाना खा रहा है। अनमोल ने लंच बॉक्स के खाने को देखा और सोचा, साहब की भूख कम नहीं है, बल्कि इस लड़की की भूख बहुत ज्यादा है। एक एक्ट्रेस होने के बावजूद यह अपनी फिगर का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। क्या इसे ज्यादा खाकर मोटे होने का डर नहीं है? 3 घंटे बाद प्रीति धीरे से खड़ी हुई और रुद्र की तरफ देखा, जो अब भी गहरी नींद में थे। लंच बॉक्स हाथ में लेकर वह दबे पांव कार से नीचे उतर गई, ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े। अनमोल भी उसके पीछे उतरकर उसके पारिश्रमिक पेमेंट के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन साहब को सोता देख उसकी कार से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय उसने प्रीति को मैसेज किया और उससे उसका बैंक कार्ड नंबर मांगा, ताकि वह इस महीने का हिसाब पूरा कर सके। तब तक प्रीति लिफ्ट में जा चुकी थी। कार की पिछली सीट पर बैठे रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोली और उन्हें जोर की खांसी आई। उनके पेट का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और आखिरकार उन्हें उल्टी हो गई। रुद्र जी, अनमोल इतना डर गया कि उसे ठंडे पसीने आने लगे। मैं अभी डॉक्टर गुप्ता को फ़ोन करता हूं और उन्हें फ़ौरन यहाँ बुलाता हूं। साहब का पेट उस खाने के लिए बहुत कमज़ोर था। अनमोल को पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। क्या साहब अब तक चुपचाप सारा दर्द सह रहे थे? दोपहर में प्रीति के 2 शॉट होने थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्यन मल्होत्रा भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे और 3 सीन में नजर आएंगे। वे राजगुरु की भूमिका निभा रहे थे, जो एक ऐसे तपस्वी और ज्ञानी संत थे जिनका सांसारिक मोहमाया से कोई लेना देना नहीं था। कहानी में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साम्राज्य पर भारी संकट आने वाला है। इसलिए उन्होंने राजा को 3 रेशमी पोटलियां दी थीं और कहा था कि जब तक वे पूरी तरह निराश न हो जाएं और बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, तब तक इन्हें न खोलें। चांदनी जैसी चमक वाले लंबे सफ़ेद रेशमी लिबास में आर्यन साक्षात देवतुल्य और अलौकिक लग रहे थे। उनके चेहरे का स्वाभाविक रौब और गंभीरता उन्हें जमीन पर उतरे किसी देवता जैसा दिखा रही थी। चाहे कुछ भी हो, समीर ग्रोवर अभी जवान और अनुभवहीन थे। आर्यन की मौजूदगी में समीर का प्रभाव फीका पड़ रहा था और आर्यन का करिश्मा और आत्मविश्वास समीर की शख्सियत को पूरी तरह दबा रहा था। प्रीति, आर्यन सर कितने हैंडसम लग रहे हैं। रिया शर्मा प्रीति के बगल में खड़ी थी और उनकी आंखों में आर्यन के लिए दीवानगी साफ दिख रही थी। समीर तो आर्यन के सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। सच तो ये था कि समीर में और कुछ खास था भी नहीं। यहाँ तक कि ग्रोवर खानदान की दौलत भी उनके चाचा रुद्र प्रताप सिंह के हाथों में थी। रुद्र प्रताप सिंह एक और खतरनाक इंसान थे। अफवाह थी कि ग्रोवर खानदान का मुखिया बनने के लिए उन्होंने अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटा दिया था। लोग गुप्त रूप से शर्त लगाते थे कि रुद्र कब समीर पर अपना शिकंजा कसेंगे। आर्यन ने हमेशा खुद को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित रखा था। वे कभी पारिवारिक झगड़ों या जायदाद के विवादों में नहीं पड़ना चाहते थे। फिर भी वे मल्होत्रा खानदान के छठे लाडले थे। मल्होत्रा परिवार एक बहुत बड़ा और भारत के सबसे अमीर घरानों में से एक था। उनके घर की बहू बनना लाखों लड़कियों का सपना था। दिल्ली के सबसे मनचाहे कुंवारे और हर औरत की कल्पना रुद्र प्रताप सिंह के अलावा कोई थे तो वे आर्यन मल्होत्रा ही थे। रिया शर्मा ज्यादा से ज्यादा एक तीसरे दर्जे की एक्ट्रेस थीं। आर्यन के करीब पहुंचने के लिए उसे प्रीति का सहारा लेना ही पड़ता। प्रीति आर्यन फिल्म्स से जुड़ी थी, इसलिए उसे आर्यन से मिलने के मौके जरूर मिलते। रिया को पूरा यकीन था कि यह तरीका उसे आर्यन के करीब ले जाएगा। एक बार ऐसा हो गया तो भले ही वह आर्यन का दिल न जीत पाए, पर उनके साथ एक रिश्ता तो बना ही लेगी। फिर वह उस रिश्ते का इस्तेमाल खुद को प्रमोट करने और मशहूर होने के लिए करेगी। हाँ, प्रीति ने सहमति में सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि आर्यन का ऑरा और करिश्मा समीर से कहीं ज्यादा था। जब वे आमने सामने एक्टिंग कर रहे थे तो यह फर्क और भी साफ दिख रहा था। आर्यन की एक्टिंग उनके स्वभाव में थी और उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेदाग थी। समीर बस एक पायदान पीछे रह गए थे, पर जब वे आर्यन के बगल में खड़े होते तो ये दूरी साफ नजर आती थी। सुपरस्टार आर्यन की शोहरत यूं ही नहीं थी, उनकी काबिलियत सबके सामने थी। लुक्स के मामले में आर्यन के पास एक परिपक्व और अनुभवी मर्द वाली कशिश थी, जिसकी बराबरी नौजवान लड़के नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि 20 साल बाद भी आर्यन की लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन ने एक के बाद एक अपने तीनों सीन बिना किसी रुकावट के पूरे किए और सेट से चले गए। शाम को खाने के बाद जब शानू टीवी देख रहा था तो उसने आर्यन के हर प्रोग्राम को लाइव देखने की जिद पकड़ ली। प्रीति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शानू को हर बार उन्हें देखना ही था। जैसे ही प्रीति शावर लेकर बाहर आए, उसने टीवी स्क्रीन पर सुपरस्टार का चेहरा देखा। वह चेहरा इतना साफ और बेदाग था कि हाई डेफिनेशन कैमरों के लेंस भी उस पर कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे लोग एक्टिंग के लिए ही पैदा होते हैं। वह एक्टर वीकेंड विद स्टार्स नाम के एक इंटरव्यू शो में हिस्सा ले रहा था।
ये हर शनिवार रविवार रात ठीक 8 बजे टीवी पर आने वाला एक लाइव प्रोग्राम था। अभी रात के 9:50 बज रहे थे, इसलिए प्रोग्राम खत्म होने वाला था। होस्ट: आर्यन सर, हमने आपके फैंस से सुना है कि आजकल आप बहुत वक्त पर घर पहुंच जाते हैं। क्या हमें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है? आर्यन: कोई खुशखबरी नहीं है। मैंने हाल ही में 2 पालतू कुत्ते पाले हैं, इसलिए मुझे उन्हें खाना खिलाने के लिए रोज वक्त पर घर जाना पड़ता है। अगर मैं नहीं गया तो वे मुझसे नाराज हो जाते हैं और पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। होस्ट: अच्छा, पर आपने तो कहा था कि आपको जानवरों से एलर्जी है, फिर अचानक 2 कुत्ते कैसे? आर्यन: मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। होस्ट: फिर तो आपको बधाई। आपके फैंस पूछ रहे हैं कि वे किस ब्रीड के कुत्ते हैं। आर्यन: ऐसे कुत्ते जो घर का सामान तोड़ देते हैं और जब नाराज होते हैं तो मुझ पर चिल्लाते भी हैं। होस्ट: एक मेल और एक फीमेल। आर्यन: हाँ, माँ और बेटा। लिटिल शानू ने दुखी होकर अपना होंठ काट लिया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि प्रीति ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसने टीवी की तरफ इशारा किया और बड़े मासूमियत भरे दुख के साथ बोला, मम्मी, नाना ने हमें कुत्ता कहा। प्रीति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर तो वह खुद एक बुढ़ा कुत्ता है। टीवी पर आर्यन मल्होत्रा का अंदाज किसी को भी ईर्ष्या से भर सकता था। उनका चेहरा और कदकाठी दोनों ही एकदम परफेक्ट थे। अगर वे इतने मशहूर न होते तो ये कुदरत के साथ नाइंसाफी होती। होस्ट: अगर डॉग मदर ने सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया है तो यह उसका पहला बच्चा होगा। उसका नाम क्या रखा है आपने? आर्यन: डॉग मदर का नाम पीहू है और उसके बच्चे का नाम शानू है। होस्ट: कमाल है आर्यन सर, पालतू जानवरों के नाम रखने में तो बड़े माहिर हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए: हाँ, वैसे ये दोनों मुझे गुस्सा भी बहुत दिलाते हैं। होस्ट हंसते हुए: आपके फैंस बहुत उत्साहित हैं। वे कह रहे हैं कि आप पहली बार कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं, कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए। क्या आप अपने उन पेट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सोचने के बाद आर्यन ने जवाब दिया, डॉग्स, यह मेरा पहली बार पिता और नाना बनने जैसा अनुभव है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नन्हे शानू ने अपनी बाहें सिकुड़ी और गहरी सोच में डूब गया। मम्मी, क्या नाना हमसे बात कर रहे हैं? वह खुद कुत्ता है। प्रीति का दिल अचानक पसीज गया और उसकी आंखें भर आईं। शो खत्म होते देख वह खड़ी हो गई और जाने लगी। उसने अपने बेटे के माथे पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, चलो जल्दी सो जाओ। जहां तक नई एक्ट्रेस प्रीति शर्मा की अनन्या खन्ना को चोट पहुंचाने वाली बुरी नीयत की बात थी, वह खबर अब दब चुकी थी क्योंकि सेट पर दोनों के बीच हुई बातचीत ने आग को ठंडा कर दिया था। एक सेलिब्रिटी के लिए सबसे बड़ा डर जनता का ध्यान न मिलना होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि एक अफवाह या कोई अप्रिय खबर भी सेलिब्रिटी को चर्चा में बनाए रखती है और उनकी लोकप्रियता बढ़ाती है, क्योंकि कोई न कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है। प्रीति उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने वह वीडियो लीक किया था, क्योंकि उसकी वजह से वह मशहूर तो हुई, भले ही गलत वजहों से। उसके पास अब बहुत से हेटर्स, नफरत करने वाले थे जो उसे रोज प्राइवेट मैसेज भेजते थे और उसके वेबो कमेंट सेक्शन में उसकी आलोचना करते थे। पर इन हेटर्स के अलावा कुछ प्यारे फैंस भी थे जो उस पर भरोसा करते थे और उसे रोज कड़ी मेहनत करने की हिम्मत देते थे। उसने अपना एक ग्लोबल फैन क्लब बनाने की कोशिश भी की थी, जिसमें उसने नीतू और अजय को जोड़ लिया था। हालांकि उसमें कुल मिलाकर सिर्फ 12 सदस्य थे, जो काफ़ी कम थे। उस रात काम खत्म करने से पहले उसे आर्यन का फ़ोन आया। ये पहली बार था जब उन्होंने खुद उसे फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक टैलेंट मैनेजर, सेलिब्रिटी एजेंट ढूंढ ली है और वह कार में जाकर उससे मिले। आर्यन के कहने का मतलब साफ था, अगर वह मैनेजर कार में अभी भी मौजूद है तो समझो प्रीति की किस्मत चमक गई और उस मैनेजर ने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर मैनेजर वहां नहीं है तो प्रीति उनसे दोबारा मदद की उम्मीद न रखे। अगर वह मैनेजर उसे रिजेक्ट कर देती है तो इसका मतलब होगा कि प्रीति इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं है और उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। प्रीति ने फ़ोन रखा और बुदबुदाए। अपने तेवर के मामले में आर्यन वाकई उसके सगे पिता थे। वे उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वह सुंदर थी, उसकी एक्टिंग जबरदस्त थी और उसका दिमाग भी तेज था, फिर कोई मैनेजर उसे रिजेक्ट क्यों करेगी? वह आखिर ऐसी कौन सी महान टैलेंट मैनेजर थी जो उसे ठुकरा देने वाली थी? हालांकि जब प्रीति कार के पास पहुंची तो वह सच में दंग रह गई। वह मैनेजर वाकई में बहुत प्रभावशाली थी। कार का दरवाजा खोलते ही उसने एक सुंदर, मैच्योर और प्रभावशाली महिला को देखा जिसके अंदर एक क्वीन जैसा आत्मविश्वास था। उसके व्यक्तित्व से एक स्वतंत्र और सशक्त महिला की झलक मिल रही थी। उसकी गोरी और लंबी टांगों पर लैपटॉप रखा था और उसकी नाजुक उंगलियां बड़ी लय के साथ कीबोर्ड पर चल रही थीं। उसके नाखून लाल रंग के थे जो उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। उसका साइड प्रोफाइल भी बहुत सुंदर था। हल्के मेकअप में भी उसकी त्वचा बहुत चमक रही थी। बाप रे, उसके कंजूस पिता ने वाकई इस बार बड़ा निवेश किया था। सामने बैठी महिला फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती थी।
वह गोल्ड मेडल टैलेंट मैनेजर माया भसीन थी। माया खुद किसी पॉपुलर हीरोइन जैसी दिखती थी और उसका काम करने का तरीका बहुत सख्त और काबिलियत से भरा था। पिछले 18 सालों में उसने 3 बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेसेस, 2 बेस्ट फिल्म एक्ट्रेसेस और 4 बेस्ट एक्टर्स को स्टारडम तक पहुंचाया था। उसे इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स बनाने की मशीन कहा जाता था। वह फिल्म इंडस्ट्री की एक महान सुंदरी थी और उनके कंजूस पिता की लंबे समय से चली आ रही कथित गर्लफ्रेंड भी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे और उनकी जोड़ी किसी दैवीय संगम जैसी थी। समय समय पर उनके साथ होने, गुपचुप शादी करने या यहाँ तक कि उनके बच्चों को लेकर भी अफवाहें उड़ती रहती थीं। वह आर्यन फिल्म्स की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर और कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष थीं। पिछले 2 सालों में उन्होंने सिर्फ एक ही कलाकार को संभाला था, वही जिसने साल की शुरुआत में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, इकलौती दिव्या मान सिंह। क्या मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आ गई हो तो अंदर बैठो। माया भसीन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आर्यन भाई ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम मुझे जानती हो या मुझे अपना परिचय देना होगा? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता, आदरणीय। प्रीति मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठ गई। मैं प्रीति शर्मा हूँ। उम्मीद है आगे आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी, माया दीदी। आदरणीय, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? माया की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे गौर से देखने लगीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन को इस तरह की लड़कियां पसंद आएंगी। प्रीति समझ गई कि उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया है। माया दी, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तुम दोनों कब से साथ रह रहे हो? माया ने सीधा सवाल किया। अभी 2 महीने भी नहीं हुए। प्रीति को हल्की सी खांसी आई और उसने झिझकते हुए कहा, सच में हमारे बीच वह रिश्ता नहीं है जो आप समझ रही हैं। तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, है ना? क्या उन्होंने तुमसे शादी का कोई वादा किया है? इंडस्ट्री की माहिर खिलाड़ी होने के नाते माया को लगा कि एक कपल के लिए यही सबसे जरूरी बात होती है। वह आर्यन के डेब्यू के समय से ही उनके साथ थीं और एक ऐसी फैन थीं जो मन ही मन खुद को उनकी पत्नी मानती थीं। 18 सालों से वे उन्हें पसंद करती आ रही थीं, इसलिए कभी उन्होंने भी साथ होने के सपने देखे थे। पर अंत में वे सिर्फ एक प्रोफेशनल साथी और फैन बनकर ही रह गईं। सामने बैठी ये लड़की यकीनन प्रभावशाली थी, जिसने कुछ ही दिनों में सुपरस्टार आर्यन को वश में कर लिया था। आर्यन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, पर यह पहली बार था जब उन्होंने माया से किसी नए कलाकार को संभालने की गुजारिश की थी। लड़की सुंदर थी, व्यवहार में सरल थी और उसमें एक्टिंग का हुनर भी था, जो उसे पसंद किए जाने के लिए काफ़ी था। मगर यह रिश्ता उम्र के बड़े फासले वाला लग रहा था। इंडस्ट्री में उम्र कभी मायने नहीं रखती थी, पर लुक्स रखते थे। ये कहना गलत होता कि बूढ़ा बैल हरी घास खा रहा है, क्योंकि आर्यन का चेहरा आज भी उतना ही कातिलाना और जवान था। भले ही उन्होंने 20 साल पहले कदम रखा था, पर उनकी कशिश घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। वे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे इकलौते व्यक्तित्व थे जिनका करिश्मा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो उनसे शादी करना नहीं चाहेगी? माया दी, हमारे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। यह एक सीनियर जूनियर वाला रिश्ता है। प्रीति जानती थी कि आर्यन ने उन्हें कुछ नहीं बताया है, इसीलिए वे गलतफहमी का शिकार थीं। प्रीति की नज़र में उसे पूरी तस्वीर साफ दिख रही थी। माया दी सिर्फ एक कथित गर्लफ्रेंड थी जिनका उसके कंजूस पिता के साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं था। वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। माया ने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंका और कहा, ये वो नियम है जिनका मेरे कलाकारों को पालन करना होता है। पहले हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इसे एक ट्रायल पीरियड समझो। अगर इस 1 साल में तुमने कोई भी नियम तोड़ा तो मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी सिफारिश किसने की है या तुम्हारा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। फिर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। प्रीति ने सरसरी तौर पर उसे देखा। वे साधारण नियम थे जिनका पालन हर कलाकार को करना चाहिए। माया भसीन बहुत खरी और स्पष्ट थीं। उनके कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ तक लिखा था कि प्रीति जिससे चाहे डेट कर सकती है, बस शर्त ये थी कि वह पकड़ी न जाए और पेपराजी में उसकी फोटो न आए। वह गोल्ड मेडल टैलेंट मैनेजर वाकई लाजवाब थी। उसने वादा किया था कि वह प्रीति को 3 साल के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस बना देगी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शायद वह इकलौती ऐसी इंसान थी जो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात लिखने की हिम्मत रखती थी। पता नहीं आर्यन भाई ने आपको बताया है या नहीं, लेकिन मेरा 3 साल का एक बेटा है। प्रीति फिल्म इंडस्ट्री के कायदे कानून जानती थी, इसलिए वह ये बात माया से नहीं छिपाना चाहती थी। तुम्हारा बेटा 3 साल का हो चुका है। माया भसीन ने हमदर्दी भरी नज़रों से उसे देखा। आर्यन तुम्हें कोई नाम देने का इरादा नहीं रखते। वाकई तुम जैसी इतनी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा करना उनकी बेरहमी ही है। प्रीति ने हड़बड़ाकर कहा, वह बच्चा आर्यन मल्होत्रा का नहीं है। बाप रे, गलतफहमी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी।
पर प्रीति ने आर्यन के साथ हुई उन 3 शर्तों पर साइन किया था, इसलिए वह उनके असली रिश्ते का खुलासा नहीं कर सकती थी। माया ने बड़े गहरे और भावुक लहजे में कहा, फिर तो उनकी तरफ से ये सच्चा प्यार ही होगा। इसे संभाल कर रखना। तुम पहली ऐसी औरत हो जिसके लिए सुपरस्टार आर्यन इतने फिक्रमंद दिखे हैं। प्रीति ने मन ही मन सोचा, माया दी, मानना पड़ेगा, आपने तो पूरी बात का ही कबाड़ा कर दिया। इसके बाद माया ने उसे अपने काम करने का तरीका समझाया और कार में ही उसे एक बेसिक ट्रेनिंग दी। दोनों ने एक दूसरे के स्वभाव और पसंद नापसंद को समझने के लिए काफ़ी बातें की। माया एक सशक्त महिला थी जिसने अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। जाहिर है वह किसी ऐसे इंसान की कद्र जरूर करती थी जिसके पास हुनर, हिम्मत, अक्ल और बड़े सपने हों। प्रीति का लक्ष्य हमेशा से एकदम साफ था। वह एक ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती थी जिसके काम में दम हो और वह कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीत सके। वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक टॉप लेवल स्टार बनकर एंटरटेनमेंट की दुनिया के शिखर पर पहुंचना चाहती थी। ठीक है, माया उसके साफ नजरिए और गोल्स को देखकर बहुत संतुष्ट थी। मैं तुम्हारे करियर का ग्राफ और तुम्हारी पब्लिक इमेज पर्सोना पर काम करूंगी और सब फाइनल होने के बाद तुम्हें बता दूंगी। इंडस्ट्री में आने वाले ज़्यादातर नए कलाकारों की उम्मीदें तो बहुत ऊंची होती हैं, पर मेहनत के नाम पर वे फिसड्डी होते हैं। वे सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, गाना भी, टीवी भी, फिल्में भी और रियलिटी शो भी, पर अंत में वे आधी छोड़ पूरी को धावे वाली स्थिति में फंसकर रह जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। शुक्रिया माया दी। प्रीति ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। उम्मीद है आप कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारा साथ शानदार रहेगा। माया ने उसका हाथ थाम लिया। ये लड़की उम्र में छोटी थी पर इसके हौसले बहुत ऊंचे थे। वह होशियार और काबिल थी और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। माया जैसी बड़ी हस्ती के सामने भी उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वह यकीनन एक ऐसी पौध थी जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना थी। आर्यन की पसंद वाकई बुरी नहीं थी। माया के जाने के बाद प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सामने उसे 2 लोग दिखाई दिए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े ने छोटे का हाथ पकड़ रखा था। क्या ये उसके कंजूस पिता और प्यारा बेटा नहीं थे? दोनों के हाथ में एक एक ग्रिल्ड सॉसेज की स्टिक थी। उसे अचानक वह नज़ारा बहुत प्यारा लगा और उसने चुपके से अपना फ़ोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी आर्यन के हाथ से सॉसेज अचानक जमीन पर गिर गया। लिटिल शानू ने ऊपर देखा और पूछा, आपका सॉसेज नीचे गिर गया, क्या आप दुखी हैं? आर्यन ने जमीन पर पड़े सॉसेज को देखा और कहा, नहीं, अभी यहाँ से कोई कुत्ता गुजरेगा और इसे खा लेगा। बस ये समझ लो कि मैंने किसी कुत्ते को खिला दिया। प्रीति ने चुपके से अपनी हंसी रोकी और थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगी। शानू को बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला था, इसलिए नाना के अचानक आ जाने से वह उन्हें बहुत पसंद करने लगा था। आखिर वह अभी बहुत छोटा था। शानू ने अपनी स्टिक आर्यन की तरफ बढ़ाई और कहा, आप ये ले लीजिए। आर्यन ने उसे देखा। अगर मैंने तुम्हारा सॉसेज खा लिया तो क्या तुम दुखी होगे? शानू ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं, मैं समझ लूंगा कि किसी कुत्ते को खिला दिया। आर्यन को लगा जैसे उनके सीने पर सांप लौट गया हो। वे बस खून का घूंट पीकर रह गए। अब प्रीति अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने हल्का सा खांसकर खुद को संभाला। मम्मी। शानू पीछे मुड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आर्यन का हाथ छोड़ा और दौड़कर प्रीति से लिपट गया। शानू ने आपको बहुत याद किया। प्रीति ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और प्यार से अपनी नाक उसकी छोटी सी नाक से रगड़ी। तुमने मेरी बात मानी, शरारत तो नहीं की? हाँ, शानू बहुत अच्छा बच्चा बनकर रहा। लिटिल शानू ने प्रीति के कान में धीरे से फुसफुसाया। मम्मी, नाना आज मुझे वाटर पार्क ले गए थे, पर उन्होंने आपको बताने से मना किया था। बहुत मजा आया। क्या अगली बार आप भी हमारे साथ चलेंगी? प्रीति को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन मल्होत्रा का जमीर जाग जाएगा और वे बच्चे को वाटर पार्क लेकर जाएंगे। वह मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, ठीक है, अगली बार मम्मी भी तुम्हारे साथ चलेगी। कितनी देर लगाओगी? घर चलने का वक्त हो गया है। बच्चे को अपनी मां से चिपकते देख और खुद को अकेला महसूस पाकर आर्यन का मुंह बन गया। उन्होंने सोचा, कैसा आसान फरामोश बच्चा है। दिन भर इसे घुमाया और अब मुझे भूल गया। इसे पालने से अच्छा तो कुत्ता पाल लेता। प्रीति को 2 दिन पहले ही रुद्र प्रताप सिंह की तरफ से उसकी पेमेंट मिली थी। पिछले महीने रुद्र उससे कुल 4 बार मिले थे, यानी हफ्ते में 1 बार, और वे कुल 18 घंटे सोए थे। अपनी रईसी के हिसाब से रुद्र ने उसे 2 लाख रुपये का भुगतान किया था। चूंकि आज रात उसका कोई शॉट नहीं था, इसलिए वह घर की सजावट और कुछ जरूरी सामान खरीदने जल्दी मॉल निकल गई। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते वह बहुत साधारण तरीके से नहीं रह सकती थी। अच्छे ब्रांड के गाउन, बैग, एक्सेसरीज और जूते होना जरूरी था। वह भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। महंगे गाउन के लिए स्पॉन्सर ढूंढना अभी मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे खुद ही खरीदने पड़ रहे थे।
माया दी ने कल उसे एक हाई प्रोफाइल चैरिटी ऑक्शन का इनविटेशन दिया था जो 2 दिन बाद होने वाला था। चूंकि वहां इंडस्ट्री के कई बड़े लोग और इन्वेस्टर आने वाले थे, इसलिए ये लोगों से मेल जोल बढ़ाने का अच्छा मौका था। उसे एक ऐसे गाउन की सख्त जरूरत थी जो उसे भीड़ में अलग दिखाए और वह किसी भी तरह से कम न लगे। साथ ही चूंकि उसके कंजूस पिता आजकल उसके बेटे का ख्याल रख रहे थे, इसलिए उसने आर्यन के लिए भी एक छोटा सा तोहफा खरीदने का सोचा। पता नहीं कैसे इन दोनों के बीच ये चमत्कारिक सुलह हो गई थी। जब भी सुपरस्टार आर्यन के पास खाली समय होता, उनका जमीर जाग जाता और वे शानू का ध्यान रखते। रात को खाने के बाद वे दोनों सोफे पर चौकड़ी मारकर बैठते और टीवी देखते। उनके बीच में स्नैक्स की प्लेट रखी होती और यह नज़ारा वाकई बहुत प्यारा लगता था। अगर किसी को उनके नाना पोते के रिश्ते के बारे में न पता हो, तो एक उम्रदराज आदमी और एक हैंडसम बच्चे को देखकर कोई भी उन्हें बाप बेटा समझ लेता। ये शॉपिंग मॉल दिल्ली का सबसे बड़ा और आलीशान मॉल था। प्रीति को वहां पहुंचे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ ग्राहकों को रोक रहे हैं। हर ग्राहक को एक छोटा तोहफा दिया जा रहा था, पर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक ब्रांड शोरूम में शॉपिंग करते समय उसने सुना कि मॉल के बड़े अधिकारी आज निरीक्षण के लिए आने वाले हैं और शाम 5:30 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रीति ने सोचा कि ये अधिकारी वाकई बहुत रसूख वाले हैं। मॉल को 1 मिनट के लिए भी बंद करने का मतलब है लाखों का नुकसान। वाकई ये अमीर और जिद्दी बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। करीब आधे घंटे की शॉपिंग के बाद प्रीति की नज़र एक हाई एंड बुटीक में एक गाउन पर पड़ी। कीमत भी ठीक थी, डिस्काउंट के बाद वह 60,000 रुपये का था। जब उसने उसे पहनकर देखा तो वह उस पर बहुत जंच रहा था। उसकी अपनी खूबसूरती ने उस गाउन की शोभा और बढ़ा दी थी। वह जो भी पहनती थी उसमें परी जैसी लगती थी। मगर मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। मैंने तो ये गाउन बस थोड़ी देर के लिए ट्राई किया है, मुझे कैसे पता होगा कि यह पीछे से फटा हुआ है। प्रीति ने सामने खड़ी सेल्स गर्ल को तीखी नज़रों से देखा। उसका गुस्सा और चिढ़ अब फूट पड़ा जब उसने गाउन के लेस वाले हिस्से में एक छेद देखा। वह चिल्लाई, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि फिटिंग रूम के अंदर मैंने इसे फाड़ दिया? लानत है, क्या मैं पागल हूँ? साजिश, ये पक्का एक सोची समझी चाल थी। जब से उसने दुकान में कदम रखा था, सेल्स गर्ल जानबूझकर उसे यही गाउन दिखा रही थी, ये कहकर कि यह पिछले महीने का डिज़ाइन है और अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये घमंडी लोग एक से बढ़कर एक शातिर। उसे पक्का यकीन था कि सेल्स गर्ल ने उसे बलि का बकरा बनाने के लिए ही यह सब किया है, क्योंकि वह भी अभी दुकान में आई थी। कौन जाने, मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैंने ये गाउन आपको दिया था तब ये बिल्कुल ठीक था। आपने फिटिंग रूम में इसे फाड़ दिया और अब पैसे न देने के बहाने मुझे बलि का बकरा बना रही हैं। सेल्स गर्ल ने हिकारत भरी हंसी के साथ ताना मारा। अगर भुगतान करने की औकात नहीं है तो ऐसे शोरूम में पैर भी नहीं रखना चाहिए। इसके कपड़े देखकर ही समझ आ रहा है कि यह पैसे नहीं दे पाएगी। जानबूझकर गाउन खराब करने के बाद जो पैसे न दे सके, ऐसे लोगों को आप दुकान में घुसने ही क्यों देते हैं? सही बात है, इसकी पर्सनैलिटी ही वैसी नहीं है। मुझे तो यकीन है कि इसने जो अभी पहन रखा है उसकी कुल कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। बाकी दो सेल्स गर्ल भी सुर में सुर मिलाने लगीं और उसका मजाक उड़ाने लगीं। उनकी नज़र में एक मध्यमवर्गीय दिखने वाली लड़की का इतने महंगे बुटीक में आना ही गुनाह था। मैंने क्या पहन रखा है और उसकी कीमत क्या है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। स्टोर मैनेजर को बुलाओ, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है और पुलिस को भी बुलाना है। बेहतर होगा कि पुलिस ही इस मामले का फैसला करे। प्रीति को यह सब हास्यास्पद लग रहा था और वह हार मानने वाली नहीं थी। उसे पक्का यकीन था कि यह उस सेल्स गर्ल की शैतानी है जो अपनी गलती उस पर मरना चाहती थी। जब खरीदने की हैसियत नहीं थी तो ट्राई ही क्यों किया? यहाँ का हर गाउन लाखों का है। उसे बर्बाद करने के बाद क्या आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि उसका हर्जाना देना होगा? सेल्स गर्ल का लहजा बहुत ही बदतमीजी भरा था, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस और सीसीटीवी का नाम सुना उसकी हवा थोड़ी सी निकल गई। असल में वह गाउन सुबह काम पर आते वक्त उसी सेल्स गर्ल से गलती से फट गया था। अगर मैनेजर को पता चलता या कैमरे चेक होते तो उसकी नौकरी भी जाती और पैसे भी उसे ही भरने पड़ते। प्रीति को अंदर आते देख उसने तुरंत योजना बना ली थी। प्रीति उम्र में छोटी और साधारण दिख रही थी, तो सेल्स गर्ल को लगा कि ये दुनियादारी से अनजान होगी और डर जाएगी। साथ ही वह इतने बड़े शोरूम में आई थी तो उसके पास पैसे भी होंगे ही। उसे लगा कि उसे एक परफेक्ट शिकार मिल गया है जिसे डरा धमका कर वह गाउन बिकवा देगी। किसे पता था कि यह लड़की इतनी जिद्दी निकलेगी कि सीधे पुलिस बुलाने की बात करेगी। तुमने खुद इसे फाड़ा और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। स्टोर मैनेजर, ब्रांड मैनेजर और मॉल मैनेजर, सबको यहीं बुलाओ। प्रीति का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वह आग बबूला थी। उसने बर्फीले लहजे में कहा, मैंने सुना है कि मॉल के बड़े अधिकारी आज यहाँ राउंड पर आने वाले हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद उनके पास जाकर यह मामला उठाऊं?
तुम्हें क्या लगता है बड़े अधिकारी तुमसे मिलने के लिए खाली बैठे हैं? सेल्स गर्ल अपनी बदतमीजी पर अड़ी रही। तब तक शोरूम के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी और लोग अपने फ़ोन से इस हंगामे का वीडियो बनाने लगे थे। उनमें से एक मेकअप इन्फ्लुएंसर थी जिसके काफ़ी फॉलोअर्स थे। उसने तो इस पूरी घटना का लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। क्यों नहीं मिल सकती? प्रीति ने अपना काला चश्मा उतारा और कहा, पहचानती हो मुझे? मैं वही एक्ट्रेस हूं जो समीर ग्रोवर और अनन्या खन्ना के साथ फिल्म कर रही है। अब मैं चाहती हूं कि स्टोर मैनेजर आए और कैमरे दिखाए। तुम सबको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना यकीन मानो मैं तुम्हारी दुकान और इस ब्रांड का इस मॉल से बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगी। ये घटिया लोग, उसका पारा 7वें आसमान पर था। 60,000 देना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर इन लोगों का घमंड उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वही इस मॉल के मालिक हों। उसने अक्सर सुना था कि इन बड़े शोरूम्स की सेल्स गर्ल्स का बर्ताव बहुत खराब होता है और वे खुद को न जाने क्या समझती हैं। आज उसे इसका जीता जागता सबूत मिल गया था। सब लोग देखिए, एक सेलिब्रिटी गाउन खराब करने के बाद पैसे देने से मना कर रही है। सेल्स गर्ल ने जैसे ही प्रीति का चेहरा पहचाना, उसे याद आया कि यह वही विलेन एक्ट्रेस है जिसे आजकल सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही हैं। उसने चिल्लाकर भीड़ को उकसाया, लगता है लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहा था। तुम दिखने में मासूम हो पर असल में बहुत शातिर हो। तुम्हें तमीज नाम की चीज़ नहीं है और अब तुम अपनी पहचान का धौंस दिखाकर हम जैसी मजबूर लड़कियों को डरा रही हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें डरा रही हूँ? तुम कर क्या लोगी? प्रीति गुस्से में हंस पड़ी। इस दुनिया में वाकई अजीबोगरीब नमूनों की कमी नहीं थी। मैंने कहा न कि मैंने गाउन खराब नहीं किया है। क्या तुम बहरी हो? तुम जैसी सेल्स गर्ल्स के इस रवैये से मैं तंग आ चुकी हूँ। जिन लोगों को तुमने आज तक नीचा दिखाया है, उनकी तरफ से आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम सबको आज पता चलेगा कि असली भगवान कौन है और असली नौकर कौन। हाँ, मैं अमीर नहीं हूँ, पर क्या ग्राहकों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होना चाहिए? मैं यहाँ अपना अपमान कराने के लिए पैसे खर्च करने नहीं आई। क्या इस दुकान की सर्विस का पैसा मेरी जेब से नहीं जाता? एक दिन मैं ये पूरा मॉल खरीद लूंगी और तुम जैसे घमंडी लोगों को लात मारकर बाहर निकाल दूंगी। सेल्स गर्ल गुस्से के मारे पीली पड़ गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बड़ी ही नफरत के साथ ताना मारा, तुम एक गाउन तक तो खरीद नहीं सकती, मॉल क्या खाक खरीदोगी? अगर यह साबित हो गया कि मैंने गाउन नहीं फाड़ा है, तो क्या तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार मालकिन मुझसे गलती हो गई कहने की हिम्मत रखती हो? प्रीति ने बर्फीली हंसी के साथ पूछा। मेकअप इन्फ्लुएंसर के लाइव वीडियो में दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। हर कोई इस ड्रामे को देखकर उत्साहित था और लगातार कमेंट्स कर रहा था। ये पहली बार था जब उस इन्फ्लुएंसर के लाइव पर लाखों लोग जुड़ गए थे। कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। वाकई इसमें ज़रा भी तमीज नहीं है। अब कपड़े खराब करने के बाद सीनाजोरी कर रही है। पब्लिक फिगर होने का मतलब है कि किसी को भी दबा दोगी। मैं सेल्स गर्ल के साथ हूँ, इसे सबक सिखाओ। लानत है, मशहूर होने के लिए ये किस हद तक गिर सकती है? वेबो वाला मामला कम था क्या? अब फिर से तमाशा शुरू कर दिया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह सिर्फ चर्चा में आने का कोई मार्केटिंग स्टंट है। मिर्ची फैंस यहाँ पहुँच चुके हैं, इस मासूम दिखने वाली चुड़ैल को धूल चटा दो। सेल्स गर्ल बहन, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इसे छोड़ना मत। सच सामने आने से पहले ही किसी का पक्ष लेना क्या सही है? क्या होगा अगर प्रीति सच बोल रही हो? भाई, तुम तो अंधे हो गए हो। क्या इस मासूम चेहरे के प्यार में पड़ गए? साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है। तुम तो पक्का अंधे हो। मैं सेल्स गर्ल का समर्थन करता हूँ। प्रीति जैसी घटिया लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसकी मौजूदगी का विरोध करता हूँ और इसके बॉयकॉट की मांग करता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। मैं तो चला। ये प्रीति शर्मा है कौन? सच में पूछ रहा हूँ। रेड वर्ड भाई, तुम पिछड़ गए हो। वेबो पर जाकर प्रीति शर्मा सर्च करो। तुम्हें एक नई ही दुनिया मिलेगी और तुम्हारा दिन बन जाएगा। अनन्या खन्ना के फैंस यानी नन्ही मिर्चियों की वजह से कमेंट सेक्शन पूरी तरह नफरत से भरा हुआ था। जो कोई भी बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करता, उस पर भीड़ हमला कर देती। प्रीति को गाली देना उस वक्त ईमानदारी का काम माना जा रहा था। स्टोर मैनेजर दुकान में नहीं थे क्योंकि उन्हें मॉल के बड़े अधिकारियों के निरीक्षण की वजह से एक मीटिंग में जाना पड़ा था। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वे भागते हुए आए और देखा कि शोरूम के बाहर भीड़ जमा है। उन्हें अंदर घुसने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तभी शोरूम के बाहर चांदी का मास्क पहने एक व्हीलचेयर वाले आदमी की नज़र उस लड़की पर पड़ी जो गुस्से में लाल हो रही थी। उसका चेहरा जितना गुस्से में था, उतना ही मासूम भी लग रहा था। उसने अनमोल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अनमोल व्हीलचेयर को धक्का देते हुए बोला, यह मिस प्रीति हैं। क्या आप अंदर चलकर देखना चाहेंगे, सर? रुद्र प्रताप सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। जब अनमोल ने उन्हें अंदर पहुंचाया, तो प्रीति, जो उस वक्त बहस के चरम पर थी, उसकी नज़र तुरंत उस व्हीलचेयर वाले आदमी पर पड़ी।
उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा थी और काले सूट में वह बहुत ही गंभीर और रसूखदार लग रहा था। उसे देखकर प्रीति को अचानक खांसी आ गई, जैसे उसका गला रुंध गया हो। वह यहाँ क्या कर रहे थे? और यह सच था कि वे चलने फिरने में लाचार थे। रुद्र को साफ एहसास हुआ कि प्रीति की नज़रें उनके पैरों पर टिकी हैं। उनके चेहरे के भाव थोड़े जटिल हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी बात का अफसोस हो, पर साथ ही उन्हें किसी बात का यकीन भी हो गया हो। नमस्ते। प्रीति, जो अभी तक एक शेरनी की तरह गरज रही थी, पल भर में एक सीधी सादी परी बन गई। चेहरे के भाव बदलने की उसकी कला अद्भुत थी। उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाते हुए बड़े ही मासूम अंदाज में उन्हें हेलो कहा। रुद्र प्रताप सिंह का कंठ एडम्स एप्पल हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, जैसे वे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हों। अनमोल ने स्टोर मैनेजर की ओर देखा। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? मैनेजर ने उस सेल्स गर्ल को पूरी बात बताने का इशारा किया। प्रीति तुरंत आगे आए और बीच में टोकते हुए बोली, मैंने एक गाउन देखा जो मुझे पसंद आया, यही वाला। जब मैंने इसे ट्राई किया तो अचानक ये कहने लगी कि गाउन खराब हो गया है और मुझे इसके पैसे भरने होंगे। मैंने इसे खराब नहीं किया है, पक्का इनसे फटा होगा और इन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की है। अनमोल उस जवान लड़की की बातों को गौर से सुन रहा था, जो किसी गिलहरी की तरह अपने गाल फुलाकर बड़े गंभीर अंदाज में अपनी बात रख रही थी। अनमोल ने मैनेजर को ठंडी नज़रों से देखा और कहा, चूंकि ये कह रही हैं कि इन्होंने ड्रेस खराब नहीं की है, तो सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। हालांकि स्टोर मैनेजर अनमोल और रुद्र को नहीं जानता था, लेकिन उनके पहनावे और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर वह समझ गया था कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। उसने तुरंत अपने स्टाफ को सीसीटीवी फुटेज लाने का आदेश दिया। आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सेल्स गर्ल का लहजा भले ही ऊपर से ठीक लग रहा था, पर वह बार बार अपनी आंखें नचा रही थी और उसका बर्ताव बहुत ही घमंडी था। जब सेल्स गर्ल गाउन लेकर आई थी तो ऐसा लगा कि उसने जानबूझकर कैमरे की नज़र बचाई थी। ड्रेस का पिछला हिस्सा कहीं भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि छेद पहले से था या नहीं। जब प्रीति फिटिंग रूम से बाहर आई तो सेल्स गर्ल ने अचानक उसे घूरना शुरू किया और दावा किया कि ड्रेस फट गई है। सिर्फ उस क्लिप के आधार पर यह तय करना नामुमकिन था कि गलती प्रीति की थी या पहले से ही गाउन खराब था। पीछे का वीडियो चलाओ, पूरे दिन की फुटेज चेक करो, अनमोल ने निर्देश दिया। अचानक सेल्स गर्ल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह प्रीति को ऐसी नफरत से घूर रही थी जैसे उसकी आंखों से जहर बुझे तीर निकलेंगे और वे प्रीति को वहीं ढेर कर देंगे। रुद्र प्रताप सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से प्रीति की बांह को छुआ। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या बाद में तुम्हारे पास थोड़ा समय होगा? प्रीति को अपनी बांह पर उनकी उंगलियों का वह ठंडा एहसास साफ महसूस हुआ, जो किसी कीमती संगमरमर के स्पर्श जैसा था। वह सनसनी सीधे उसके दिल तक गई और उसका पूरा शरीर झंझना उठा, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें फैल गईं, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। अभी 6 बज रहे हैं, 7 बजे कैसा रहेगा? बाप रे, यह आदमी तो काफी फ्लर्ट कर रहा है। स्टाफ ने पुराना वीडियो चलाना शुरू किया। अनमोल ने महसूस किया कि रुद्र साहब अब अधीर हो रहे हैं, तो उसने सख्ती से कहा, इसे शुरू से चलाओ। अब सेल्स गर्ल का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ चुका था। वही सेल्स गर्ल जिसने प्रीति को गाउन दिखाया था, सुबह दुकान खोलने के बाद सामान सहेज रही थी। वीडियो शुरू होने के 3 मिनट बाद ही दिख गया कि उसकी अपनी उंगली के नाखून से गाउन का लेस वाला हिस्सा गलती से फट गया था। उसने घबराकर कैमरे की तरफ देखा और फिर बड़े शातिर अंदाज में दूसरे एंगल से कैमरे की तरफ पीट कर ली ताकि किसी को पता न चले। प्रीति ने उस सेल्स गर्ल की ओर देखा। क्यों मैडम, अब क्या हुआ? सबूत सामने है, अब अपने पूर्वजों को याद करना शुरू कर दो। रुद्र उस लड़की के जीत वाले तेवर देख रहे थे। वह किसी रोशनी की किरण की तरह थी जिसने सीधे उनके अंधेरे दिल में दस्तक दी थी। उनके दिल पर जमी बरसों की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। मेकअप इन्फ्लुएंसर के लाइव चैट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में जहां अनन्या के फैंस प्रीति को गालियां दे रहे थे और उसे अपमानित कर रहे थे, अब पासा पलट चुका था और सेल्स गर्ल गुनहगार साबित हो चुकी थी। जो लोग हंगामा कर रहे थे वे दबे पांव चैट छोड़कर निकलने लगे। कुछ लोग जो अब भी खुश नहीं थे वे प्रीति को टोकते रहे, पर ज्यादातर लोग अब प्रीति का साथ दे रहे थे। दर्शक कमेंट्स में प्रीति की हिम्मत बढ़ा रहे थे और बहुत अच्छे, और तुम जीत गई जैसे संदेश लिख रहे थे। सेल्स गर्ल ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। स्टोर मैनेजर की चेतावनी भरी नजरों के बावजूद वह घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। वह भला क्यों झुके? रुद्र प्रताप सिंह की तीखी और भेदने वाली नज़र सेल्स गर्ल पर पड़ी। वे साफ तौर पर नाराज थे। अनमोल ने साहब का बदला हुआ मूड भांप लिया। किस बात का इंतजार कर रही हो? कुछ बोलो। स्टोर मैनेजर गुस्से से पागल था। यह अकल्पनीय था कि कोई सेल्स गर्ल इतनी बेशर्मी से ऐसी हरकत करेगी। उसने उसे एक डरावनी नज़र से घूरा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें दोबारा कहीं नौकरी न मिले तो अपनी ये हरकतें जारी रखो।
सेल्स गर्ल के अंदर इतनी नफरत और गुस्सा भरा था कि उसे खून की उल्टियां आ जाएं। आखिरकार उसे प्रीति शर्मा के सामने घुटने टेकने ही पड़े और उसने कहा, मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती थी। एक बार फिर प्रीति उस वीडियो क्लिप की वजह से वायरल हो गई और सर्च चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गई। नन्हिशेरनी का आगमन की सेल्स गर्ल को करारा जवाब। मॉल में शॉपिंग करने वाले कई नेटिजन्स के अनुभव उस सेल्स गर्ल के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहे थे। देखते ही देखते यह मुद्दा चर्चा में आ गया और ट्रेंड्स में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वाह, छोटी लड़की में तेवर तो हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा फैन बन जाऊं। तुम वाकई दबंग हो। ऐसा लग रहा है जैसे प्रीति शर्मा ने मेरे मन की भड़ास निकाल दी। ये सेल्स गर्ल्स अक्सर बहुत घमंडी होती हैं, इन्हें देखकर सच में घिन आती है। ओह, मैं ये गुस्सा बहुत समय से दबाए बैठा था। अगर आपको लगता है कि उसने सही जवाब दिया तो लाइक करें। कमाल है, क्या अब सेल्स गर्ल्स के लिए दिन दहाड़े ग्राहकों को फंसाना और झूठे इल्जाम लगाना एक फैशन बन गया है। ये दुनिया डरावनी होती जा रही है। मुझे लगता है मुझे मंगल ग्रह पर वापस चले जाना चाहिए। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि प्रीति जब किसी को डांटती है तो वह बहुत शानदार लगती है। जोड़ 1 जब वह गुस्सा होती है तो बहुत क्यूट लगती है। जोड़ 10,086। जोड़ आधार कार्ड नंबर। वह बस एक तीसरे दर्जे की एक्ट्रेस है जो गॉसिप फैला रही है और तुम बेवकूफ़ लोग उसके इस पब्लिसिटी स्टंट को बढ़ावा दे रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग वैम्पायर्स ने खा लिया है? अंगूर खट्टे हैं दोस्त, अपनी आंखें खोलो और इस जगह को देखो। यह एक शाही लग्जरी शॉपिंग मॉल है और एक महंगा बुटीक है। उस दुकान की हर ड्रेस तुम्हारी साल भर की तनख्वाह के बराबर है। जोड़ 1 क्या उस ब्रांड वालों को अपनी मौत प्यारी है? उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव करने की? वे अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। दिमाग होना अच्छी बात है, उम्मीद है तुम अपने सिर में एक दिमाग फिर कर लोगे। जोड़ 10,086 भले ही ऐसे मंदबुद्धि लोगों का होना सामान्य लोगों की समझदारी को उभारता है, पर बेहतर होगा कि ये बच्चे घर जाकर थोड़ी शिक्षा ले लें। ज़्यादातर नेटिजन्स के कमेंट्स एक तरफा थे। वे प्रीति के पक्ष में थे और उसके लिए बोल रहे थे। सिर्फ मुट्ठी भर हेटर्स का मानना था कि वह जानबूझकर हंगामा खड़ा कर रही है और वे लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे। प्रीति का गुस्सा शांत हो चुका था। वह भी रुद्र प्रताप सिंह से अलग हुई ही थी और उस गाउन को निकाल रही थी जो दुकान वालों ने मुआवजे के तौर पर उसके हाथों में थमा दिया था। तभी उसे माया भसीन का फोन आया। प्रीति शर्मा, क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े खत्म हो गए हैं? अगर तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत थी तो मुझसे कहना चाहिए था। मैं, माया भसीन, अपनी आर्टिस्ट को एक फटे हुए कपड़े के लिए परेशान होते हुए कैसे देख सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपना मैनेजर मानती भी हो? प्रीति ने सिर हिलाया। वह वाकई उनका सम्मान करती थी। आर्यन मल्होत्रा कहाँ है? वह कैसा बॉयफ्रेंड है? क्या वह तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने देता या तुम्हारे लिए कपड़े और हैंडबैग नहीं खरीदता? उम्र बढ़ने के साथ वे और भी कंजूस होते जा रहे हैं। प्रीति ने बड़े जोर से सिर हिलाया। हाँ, एक पिता के तौर पर यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या तुम अभी भी मॉल में हो? मुझे अपनी लंबाई, वजन और बॉडी मेजरमेंट्स भेजो। तुम्हें कपड़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है ये घटना एक तरह से वरदान साबित हुई है। इस वीडियो पर ज़बरदस्त रिएक्शन मिला है और ये तुम्हारे लिए अपनी पहचान बनाने का अच्छा मौका है। कंपनी लोगों के फीडबैक पर नज़र रखेगी। जहां तक तुम्हारी बात है, कृपया अपना ध्यान रखना। प्रीति के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रीति चुपचाप माया को सुन रही थी जो किसी तोप की तरह बोलती जा रही थी। उन्होंने एक साथ इतना कुछ कह दिया था कि प्रीति को बीच में टोकने का मौका ही नहीं मिला। दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब तुम बोल सकती हो। आपने वह सब कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अपनी लंबाई, वजन और मेजरमेंट्स अभी भेज देती हूँ मेरी प्यारी मैनेजर साहिबा। जल्दी करो, मुझे अभी रिटेलर से बात करनी है और उनके साथ डील फाइनल करनी है। मैं तुम्हें टोकना नहीं चाहती, लेकिन तुम आर्यन के साथ क्यों हो? वह तो तुम्हारे लिए एक ड्रेस या हैंडबैग तक खरीदने को तैयार नहीं है। प्रीति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, उनके पास काम के अच्छे मौके और संसाधन रिसोर्सेज हैं। माया भसीन एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, बात तो सही है। प्रीति ने माया से बात खत्म की और लिटिल शानू को फ़ोन मिलाया। लेकिन फ़ोन आर्यन मल्होत्रा ने उठाया। क्या शानू वापस आ गया? हाँ, आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया। मुझे आज घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी, शायद रात के 11 या 12 बज जाएं। आप लोग मेरा इंतज़ार मत करना। आप लोग दिन में क्या खा रहे हैं? क्या खाना बनाने वाली आंटी आई थीं? जब तुम घर नहीं आ रही हो तो तुम्हें इस बात की क्या फिक्र कि हम खाने में क्या खा रहे हैं? आर्यन का लहजा हमेशा की तरह अकड़ भरा था और उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। प्रीति ने मुंह बनाया। क्या वे थोड़ा तमीज़ से बात नहीं कर सकते थे?
अपने फ़ोन की काली स्क्रीन को देखते हुए प्रीति ने गुस्से में अपने होंठ काट लिए। आखिर यह कैसा बर्ताव था। जैसे ही कॉल खत्म हुई, उसके फ़ोन पर एक ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन आया। कंजूस बाप ने आपको 1 लाख रुपये भेजे हैं। नोटिफिकेशन देखते ही प्रीति की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने फ़ोन में आर्यन का नाम कंजूस बाप के तौर पर सेव कर रखा था। इधर आर्यन एक ढीला ढाला आरामदायक ट्रैकसूट, बेसबॉल कैप और सनग्लासेस पहने एक पेड़ के तने से टिके हुए आलस में लेटे थे और वेबो स्क्रॉल कर रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। लानत है, उस लड़की ने मॉल में तमाशा करके फिर से ब्रेकिंग न्यूज में जगह बना ली थी। इतने साधारण से मॉल में शॉपिंग करके उसने उनकी नाक कटवा दी थी। आर्यन के चलने का अंदाज और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वे सड़क पर चलते हुए भी आसानी से राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उत्साहित होकर उनकी तरफ इशारा करने लगे कि वे उसी इलाके में रहते हैं जहां सुपरस्टार रहते हैं। उनके दोस्तों का ग्रुप चैट भी पूरी तरह से एक्टिव था, जहां सब गपशप कर रहे थे कि रात को मजे करने कहाँ जाना है। आर्यन, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही उनके पास एक फ़ोन आया। आर्यन भाई, कहाँ जाना है? हम सब भाई आज रात पार्टी कर रहे हैं। तुम आ रहे हो ना? सुन भाई, मेरा सब्र मत आजमा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं नहीं आ रहा। पर आज तो तेरा कोई इवेंट भी नहीं है ना? मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों जैसा खाली बैठा हूँ? आखिर ऐसा क्या काम है? हम लोग बहुत समय से नहीं मिले हैं। आर्यन ने अपनी नज़रें उठाईं और सामने वाले प्ले एरिया को देखा, जहां लिटिल शानू बाकी बच्चों के साथ फिसलपट्टी स्लाइड पर खेल रहा था। उन्होंने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैं अपने कुत्ते को टहला रहा हूँ। उन्हें उस तपती धूप में उस बच्चे की निगरानी करनी पड़ रही थी। चिढ़कर उन्होंने अपने सामने पड़े कंकड़ों को लात मारी। फिर वे शानू पर चिल्लाए, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। शानू खेल के मजे ले रहा था। उसका छोटा सा मासूम चेहरा पसीने से तरबतर और भागने दौड़ने की वजह से लाल हो गया था। उसने बच्चों को बाय कहा और आर्यन के पीछे दौड़ पड़ा। आर्यन आगे आगे चल रहे थे। शानू ने उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी, उनकी बगल में चलने की हिम्मत नहीं की। नाना ने कहा था कि अगर उन्हें साथ देख लिया गया तो पेपराजी अनाप शनाप खबरें छाप देंगे, जिससे उनकी इज्जत पर आंच आएगी। दिन में क्या खाओगे? आर्यन अचानक रुक गए। तुम्हारी वो पत्थर दिल माँ खाना बनाने के लिए घर नहीं आ रही है। जो आप खाएंगे मैं भी वही खा लूंगा। शानू बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था और उसका चेहरा खुशामद से भरा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आर्यन ने माथे पर बल लाते हुए कहा। मुझे नूडल्स बनाने आते हैं। टमाटर अंडे वाले नूडल्स और हरी प्याज वाले नूडल्स, शानू ने धीरे से कहा। हम नूडल्स नहीं खाएंगे, चलो पब चलते हैं। उस पसीने से लथपथ बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आर्यन का दिल पिघल गया और वे मन ही मन खुद को कोसने लगे। शानू ने अपना सिर खुजलाया। वह सोच रहा था कि पब कौन सी जगह है और क्या वहाँ कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। जब उसने देखा कि नाना काफ़ी आगे निकल गए हैं तो वह अपने छोटे पैरों से दौड़कर उनके पीछे हो लिया।